नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज हम तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत बात करेंगे आपसे ब्लू कार्बन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है ब्लू कार्बन। तो दोस्तों, हाल के अध्ययनों में कार्बन पृथक्करण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मैंग्रोव, समुद्री घास और खारे दलदल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। यानी कि कार्बन पृथक्करण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किन चीज़ों को महत्व डाला गया है, तो ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र को महत्व डाला गया है। और ये जो ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र है, ये किन्हें कहते हैं, तो मैंग्रोव, समुद्री घास और दलदली क्षेत्रों में जो कार्बन पाई जाती है उसे हम ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन यानी नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के तटीय बालू कार्बन के अनुसार वे उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में प्रति क्षेत्र 3 से 5 गुना अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। दोस्तों, जो आपकी वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको, या कार्बन की जो मात्रा है उसे कुछ क्षेत्र जो होते हैं ना वो संग्रहित करते हैं। तो उनमें जो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, जैसे कि मैंग्रोव है, समुद्री घास है और खारे दलदल, ये दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कितने गुना अधिक संग्रहित करते हैं, तो 3 से 5 गुना अधिक। ठीक है, जानते हैं कि ब्लू कार्बन के फायदे क्या क्या हैं। तो जलवायु परिवर्तन को कम करना। तो जो ब्लू कार्बन है आपका, वह पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे आपका मैंग्रोव है, दलदली घास है, ये सब, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र बड़ी मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा। तो जो मैंग्रोव और समुद्री घास है वह तूफानों, बाढ़ और कटाव से तटों की रक्षा करते हैं। समुद्री जैव विविधता का संरक्षण। तो ये क्षेत्र कौन कौन से, जैसे कि मैंग्रोव और समुद्री घास वाले जो क्षेत्र हैं, ये कई समुद्री जीवों के लिए आवास भी प्रदान करते हैं। मछली पालन और आजीविका का समर्थन। तो स्थानीय समुदायों को मत्स्य पालन और पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलता है, तो इसमें भी मदद करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ब्लू कार्बन के बारे में। तो ब्लू कार्बन का तात्पर्य है मैंग्रोव, खारे दलदल और समुद्री घास जैसे तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा कैप्चर यानी कि ग्रहण और संग्रहित किए गए कार्बन से। यानी कि वायुमंडल की जो कार्बन है उसको जब मैंग्रोव और खारे दलदल तथा समुद्री घास के जो क्षेत्र हैं उसे कैप्चर यानी ग्रहण और संग्रहित करते हैं, तो उसे ब्लू कार्बन कहते हैं। और ये पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में 10 गुना अधिक दर पर कार्बन को संग्रहित करते हैं। आपको दोस्तों पता है कि जितनी भी वनस्पतियां हैं हमारी, वो वायुमंडल की CO2 को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उत्सर्जन क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अकेले मैंग्रोव यानी जो मैंग्रोव आपकी वनस्पति है, प्रति हेक्टेयर 10,000 टन से अधिक कार्बन संग्रहित कर सकते हैं। दुनिया भर में 10% खराब हो चुके मैंग्रोव को, यानी कि दुनिया भर में जितने भी मैंग्रोव हैं उनका लगभग 10% हिस्सा खराब हो चुका है, को रीस्टोर्ड करने से अतिरिक्त 1.6 बिलियन टन कार्बन को संग्रहित किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता का भी समर्थन करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं
और तटीय वातावरण को स्थिरता प्रदान करते हैं। अब कुछ कार्बन के बारे में बातें हैं कि जैसे कार्बन एक अधातु है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने देखा होगा जब कार्बन कहीं पे लिखा मिलता है आपको तो इस प्रकार मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को परस्पर साझा करता है। इसके बाद देख लेते हैं कार्बन का वर्गीकरण। तो वैज्ञानिक कार्बन चक्र के भीतर इसके कार्य, विशेषताओं और स्थान को दर्शाने के लिए रंगों का उपयोग करके कार्बन का वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। यानी कि रंगों का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन को वर्गीकरण करने में। तो जो पारंपरिक कार्बनिक और अकार्बनिक अंतर की तुलना में अधिक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करते हैं। यानी कि पारंपरिक रूप से तो हम जो तत्व हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं, एक तो कार्बनिक और अकार्बनिक, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्होंने रंगों के आधार पर बांटा है। तो इसका लाभ क्या हुआ है कि इससे अधिक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। सबसे पहला कार्बन है आपका बैगनी यानी पर्पल। यह हवा या औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से स्टोर कार्बन है। यानी हवा और औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से जब हम कार्बन को स्टोर करते हैं तो वो बैगनी कार्बन है। टील, ये मीठे पानी और आर्द्र भूमि वातावरण में संग्रहित कार्बन है। हरा, तो ये स्थलीय पौधों में संग्रहित कार्बन है। काला, ये जीवाश्म ईंधनों के जलने से निकलने वाला कार्बन है, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का, प्राकृतिक गैस का, कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो ईंधन निकलता है वो काला कार्बन होता है। ग्रे कार्बन, तो ये औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से निकलने वाला कार्बन है। भूरा कार्बन, तो कार्बनिक पदार्थों के अधूरे दहन से, यानी कि अगर कोई कार्बनिक पदार्थ है और उसका पूर्णतः नहीं जलाया जाता तो उससे जो निकलता है उसे भूरा कार्बन कहते हैं। इसके बाद है रेड कार्बन, तो बर्फ़ और बर्फ़ पर जैविक कणों के माध्यम से निकलने वाला कार्बन जो अल्बेडो को कम करता है। यानी बर्फ़ और बर्फ़ पर अजैविक कणों के माध्यम से जो कार्बन निकलता है वो आपका रेड कार्बन होता है। इसके बाद है आपका ब्लू यानी कि नीला कार्बन, तो समुद्री पौधों और तलछट में संग्रहित कार्बन आपका नीला कार्बन कहलाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कार्बन का वर्गीकरण रंगों के आधार पर। अब इसके बाद है कि विभिन्न देशों द्वारा ब्लू कार्बन की कुछ पहलें भी हैं, पहल की गई हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो कार्बन बाज़ारों में तटीय आर्द्रभूमि बहाली को कारगर बनाने के लिए उत्सर्जन न्यूनीकरण निधि के तहत ब्लू कार्बन विधि विकसित करने की योजना ऑस्ट्रेलिया ने बनाई। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ज्वारीय बहाली परियोजना यानी रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट ने महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को रीस्टोर्ड किया। इसके बाद है इंडोनेशिया। तो सामुदायिक संचालित कार्यक्रमों ने मैंग्रोव को रीस्टोर्ड किया। स्थायी मत्स्य पालन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को आगे भी बढ़ाया। मैंग्रोव इकोसिस्टम रीस्टोरेशन अलायंस, जिसका नाम है मीरा, क्या नाम है, मेरा, यानी मैंग्रोव इकोसिस्टम रीस्टोरेशन अलायंस यानी मेरा ने 262 हेक्टेयर मैंग्रोव को रीस्टोर किया, जिसमें लगभग 4 लाख हेक्टेयर के विकास की योजना है। तो जब दूसरे देशों ने किया तो भारत भी कहाँ पीछे रहने वाला है, भारत ने भी किया। तो भारत ने तटीय विनियमन क्षेत्र नीति सुधारों के तहत पहलों ने इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया और मैंग्रोव को रिस्टोर किया। मिष्टी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम आपको याद रखना है। तो मिष्टी कार्यक्रम का लक्ष्य 540 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव को रीस्टोर्ड यानी कि फिर से मैंग्रोव को बहाल करना, जो सतत विकास और आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है। इसके बाद चुनौतियां भी हैं कुछ
क्योंकि हर प्रत्येक कार्य कोई आसान तो होता नहीं, इसमें काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं। तो इनके महत्व के बावजूद ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र, शहरीकरण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और झींगा पालन जैसे असंवेदनशील, असंवहनीय प्रथाओं से खतरों का सामना कर रहा है। यानी ब्लू कार्बन को खतरा किससे है? शहरीकरण से, प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से और झींगा मछली पालन से ब्लू कार्बन को खतरा है। इन आवासों के क्षरण से न केवल संग्रहित कार्बन वायुमंडल में वापस चला जाता है, बल्कि उनके पारिस्थितिकी कार्य भी कम हो जाते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों, मान लो ये मैंग्रोव वनस्पति है और ये वायुमंडल की कार्बन को संग्रहित करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से कार्बन हम समाप्त कर दें तो ये मैंग्रोव भी कार्बन का बना था, तो एक तो ये वायुमंडल की कार्बन को लेगा नहीं, और जो ये कार्बन है ये भी प्लस हो जाएगी CO2 जा करके वायुमंडल की कार्बन में, तो CO + CO यानी कि ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी हैं। तो मौजूदा ब्लू कार्बन आवासों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। इसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्र यानी MPA स्थापित करना और विनाशकारी प्रथाओं के खिलाफ विनियमन लागू करना यानी कानून बनाना। इसके अलावा खराब हो चुके तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को रिस्टोर करने के उद्देश्य से की गई पहल जैव विविधता में सुधार करते हुए कार्बन को अलग करने की उनकी क्षमता को बढ़ा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की ब्लू कार्बन के बारे में। इसके बाद हमने देखा कि ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद ब्लू कार्बन के फ़ायदे क्या क्या हैं। इसके अलावा ब्लू कार्बन के बारे में भी हमने आपसे चर्चा की। कार्बन के बारे में कुछ बताया आपको। कार्बन का वर्गीकरण हमने देखा, जिसमें हमने रंगों के आधार पर देखा, बैगनी, टील, हरा, काला, ग्रे, भूरा, लाल और नीला। इसके बाद कुछ पहले है जो विश्व में कुछ देशों द्वारा अपनाई गई है इनको बचाने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत। इसके बाद कौन कौन सी चुनौतियां हैं इनके बारे में देखा और हमने इनके समाधान के बारे में भी देखा है। ठीक है दोस्तों जो PDF है आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।